हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 11 जॉर्ज। ये पर्यावरण पर कहानी लिखी गई है। प्रस्तुत पाठ किसी अंग्रेज वायसरॉय के विषय में नहीं वरन एक विशाल अजगर के विषय में है। जॉर्ज के माध्यम से वन्य जीवों की क्रियाएं और स्वभाव की जानकारी दी गई है। सभी जीव अलग अलग रंग रूप वाले हैं, पर साथ साथ प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं। मनुष्य जिस निर्दयतापूर्वक जंगलों की कटाई कर रहा है, उससे इन जीवों के आश्रय यानी कि रहने का छीना जा रहा है। यह कोई मामूली समस्या नहीं है। इसे गंभीरता से नहीं लिया गया तो मानव जाति को गंभीर और भयंकर परिणाम भुगतने होंगे। तो यहाँ स्टूडेंट, जॉर्ज नाम का एक बड़ा सांप की कहानी है। प्रस्तुत पाठ एक विशाल अजगर के विषय में है। कोलकाता में एक घर के पास स्थित एक वन प्रांत था। लेखक ने अपना बचपन वहीं व्यतीत किया था। घर के बगीचे के छोटे खजूर से एक अजगर अपने शिकार का पीछे करते आया, फिर थोड़ी देर में उसी रास्ते वापस चला गया। यह दृश्य लेखक ने अपने घर से देखा। 3 दिनों तक वह अजगर आता और चला जाता। लेखक ने उसका नाम जॉर्ज रख दिया। बाद में जॉर्ज मकान के गेट के अंदर आता और चला जाता। इस पाठ में जॉर्ज के माध्यम से वन्य जीवों की क्रियाएं और उनके स्वभाव की जानकारी दी गई। सभी जीव अलग अलग रंग रूप वाले हैं, पर साथ साथ प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पर चैप्टर नंबर 11 जॉर्ज हम समझेंगे। जॉर्ज एक बड़ा सा बुरा मुसक सर्प था। मुसक सर्प मीन्स सांप, चूहा खाने वाला मुसक सर्प है। दामिन है। अपनी जाति का एक उदाहरण लगभग 2 मीटर लंबा, शायद उससे भी अधिक था। कम से कम हमें तो ऐसा लगता है, क्योंकि जब जॉर्ज पास में गुजरता है तो मानो खत्म ही नहीं होता। तो जॉर्ज नामक सांप कितना शायद 2 मीटर से भी लंबा था। कलकत्ता, जो अभी कोलकाता कहा जाता है, कोलकाता में हमारा घर एक शांत जगह पर है। हमारे बगीचे की दीवार के उस तरफ एक सकरी सड़क स्थित है। यह सकरी सड़क वन प्रांत पर जाकर खत्म होती है। इस सड़क के दोनों ओर मकान है, पर अधिक यातायात न होने से यहाँ बहुत ही शांत रहता है। यहाँ ज़्यादा लोगों की हलचल नहीं होती है। सारे दिन इसके आसपास गिलहरियाँ एक दूसरे का पीछा करती है। हमारे आसपास के पेड़ों पर अनेक प्रकार के पक्षी दिखाई पड़ते हैं। हुदहुद मीन्स हुप्पो, उल्लू, बुलबुल, कटफोड़वे, सुंदर नीले, पीले और हरे तोते, चिड़िया और कौवे भी। सारा दिन हवा में पक्षियों का संगीत तैरता रहता है। एक दिन मेरी बहन और मैं बगीचे की ओर खुलने वाले बरामदे में अपनी कुर्सियां पर सुस्त होकर बैठे थे।
हमारी बंद किताबें हमारी गोद में पड़ी थी। हम बाग की ऊंची दीवारों के निचले हिस्सों में नाना प्रकार के उगे रंग बेरंगी फूलों को निहार रहे थे। सफाई से कटी घास अभी भी ओस से नमी थी। मुझे स्मरण मीन्स याद है कि वह वसंत की एक बड़ी प्यारी सुबह थी। मैं बगीचे के छोर पर उगे खजूर के पेड़ों को एकटक देख रही थी, मीन्स एक ही नज़र से देखते रहना, और उसके विशाल शोभायुक्त पत्तों को निहार रही थी। हवा में मस्ती से झूल रहे थे। अचानक खजूर के पेड़ से गिरती एक छोटी सी वस्तु देख एक झटके से हमारा आलस टूटा। उसके पीछे पीछे एक काफ़ी बड़ा अधिक भारी पिंड उस गुड़हल की झाड़ी में से धड़ाम से आ गिरा। वह छोटी सी वस्तु एक चूहा था जो धरती पर गिरते ही जान बचाकर भागा। जो वस्तु गिरी वो क्या था? चूहा। हमको भयभीत कर देने वाली वस्तु बहुत बड़ा मुसर्क सर्प था जो तुरंत चूहे के पीछे भागा। उसके बाद कुछ क्षण बड़ा रोमांचकारी नाटक चला जिससे एक उन्मत्त चूहा सारे बगीचे में इधर उधर भागता रहा और उसके पीछे एक भूखा सांप, एक चालाक कौवा बैठा सब देख रहा था और सही क्षण चुनकर नीचे झपटा और सांप का भोजन ले गया। शिकार छिन जाने पर सांप बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए बगीचे में इधर से उधर रेंगता रहा। शीघ्र ही उसे एक उचित पेड़ मिल गया। उस पेड़ पर चढ़कर वह दीवार के उस पार पहुंचा और दूसरी ओर चला गया। तब जाकर हम अपनी रोकी हुई सांसें ठीक से ले सके और हमें कुछ चैन मिला। उसके बाद आने वाले 2 दिनों में यह नाटक बार बार हुआ। वह चूहे के बिना वहीं सांप फिर उसी खजूर के पेड़ से नीचे धड़ाम से उसी झाड़ी में गिरता, उस पेड़ के ऊपर चढ़ता और उसी दीवार पर से गायब हो जाता। तीसरी मुलाकात के बाद हमने उस सांप का जॉर्ज रखने का निश्चय किया। लेखक ने उसका नाम जॉर्ज रखने का निश्चय किया। आखिर ऐसे अक्सर आने वाले अतिथि का कोई तो नाम अवश्य होना ही चाहिए था। हमारे पिताजी ने बगीचे और उसके आसपास की जगह का बारीकी से निरीक्षण किया और पाया कि दीवार के पीछे उस ओर उड़ने वाले एक बड़े कांटेदार पेड़ की डाली हमारे खजूर के पेड़ को छूती थी। इस तरह जॉर्ज को सरलता से मार्ग मिल गया था। हमारे खजूर के पेड़ के शिखर पर चूहों का एक परिवार रहता था। उस दूसरी डाली के कट जाने पर जॉर्ज ने टपक कर आना छोड़ दिया। अब उसने सही ढंग से हमसे भेंट करने का निश्चय किया। वह सामने के फाटक से आने लगा। जॉर्ज पक्षियों के घोंसले पर हमेशा छापा मारता रहता था। एक दिन पक्षियों की क्रोधपूर्ण चीखों से आकर्षित होकर मैंने ऊपर देखा और उसे जंगल के एक पेड़ की टहनी मीन्स डाली धीरे धीरे एक घोंसले की ओर बढ़ते हुए पाया। 5-6 चिड़िया साहसपूर्वक उसे मुंह पर पंख फड़फड़ाती गुस्से से चीखती उड़ रही थी। उन्होंने उसके भूख पर नियंत्रण लगा दिया होगा।
क्योंकि जब मैंने कुछ क्षण बाद पुनः देखा, पुनः देखना मीन्स फिर से देखना, जॉर्ज गायब हो चुका था। शायद वह गिर पड़ा था। उसे पेड़ों से टपक जाने की आदत तो थी ही। वर्षा में बहुत सक्रिय रहता, यद्यपि सर्दी में कुछ कभी कभी दीवार या झाड़ी के ऊपर लिपटे धूप के सेंकते उसके दर्शन हो जाते। उसका भी एक परिवार है। घास में तेजी से रेंगती उसकी संक्षिप्त अनुकृतियाँ देखी गई है। जो चलता है वहाँ पे उसके निशान दिखाई दे रहे हैं। फिर वसंत आया है हमारे जीवन में। जॉर्ज का प्रथम नाटकीय आगमन हुआ। 1 वर्ष बीत चुका है। वह अब भी कहीं पास ही है। चीखने चिल्लाने की आवाज़ों से मैं बता सकती हूँ वह फिर किधर होगा। मुखर्जी परिवार के घर से उठने कोलाहल के अनुसार वहाँ होगा। जी हाँ, हमारे सामने के फाटक से मैं उनके पीले और घबराए हुए चेहरे देख सकती हूँ। यह पीलापन इसलिए है क्योंकि वे जॉर्ज को बगीचे में रेंगता हुआ देख रहे हैं। हाँ, जंगल को लौटते हुए वह यहीं आ गया है। सड़क के किनारे रेंगते हुए उसका अति सुंदर और भयावह शरीर धूप में चमक रहा है। भयावह मीन्स डर लगे ऐसा। उसके आगे हमारे पड़ोसी का बूढ़ा गठिया ग्रस्त कुत्ता छाँव में ऊँग रहा है। उसने जॉर्ज को देखा और युवाओं सी स्फूर्ति से उछलकर गुस्से से जरा सा भौंककर सरपट घर के अंदर भागा। उसके जकड़े हुए पैर ऐसे काम करने लगे मानो तेल पड़ा हुआ पिस्टन हो। जॉर्ज आगे रेंगता गया और जंगल में प्रवेश करने के तुरंत पौधों में अदृश्य हो गया। अलविदा जॉर्ज। अगली बेट तक गिलहरियों के एक परिवार को खुशी से पेड़ों पर खेलते मुझे याद आता है। वह अतीत मीन्स भूतकाल बीता हो। 7 वर्ष पहले अब मेरी बहन छोटे बच्चे थे। हम घर से निकलकर दूर क्षितिज पर फैल रहे हरे भरे खेतों में खेलने के लिए दौड़ जाते। हम जंगली फूलों के गुच्छे चुनते और लंबी ऊंची पंपा घास के झुरमुटों के छिपन छिपाई खेलते और चुपके से नेवले और उसके बच्चों को धूप में उधम मचाते हुए देखते। वे सुखद दिन थे जब बहुत कम मकान थे। रात को हम गिद्धड़ों के चिल्लाते हुए सुनते। वे सब हम हरे भरे खेत लुप्त हो गए। जहाँ पंपा घास हवा में झूमती थी वहाँ अब मकानों की पंक्तियाँ हैं और धुआं उगलते कारखाने। अब नेवले बहुत कम दिखाई देते और रात को गिद्धड़ भी नहीं बोलते। कहाँ गए वे सब? मुझे यकायक बहुत दुख होने लगता है क्योंकि दूर कहीं निर्दयी कुल्हाड़िया की आवाज़ सुनाई देती है। क्या लोग इस बचे हुए हरे भरे जंगल को भी साफ करने आ जाएंगे? पेड़ों को काटने और पौधों को उखाड़ने और अधिक मकान बनाने के लिए। यदि ऐसा करेंगे तो ये सब प्राणी कहाँ जाएंगे? इन्हें भोजन कहाँ से मिलेगा? पक्षी अपने घोंसले कहाँ बनाएंगे? क्या ये सब विलुप्त हो जाएगा सदा के लिए? सो स्टूडेंट, इससे हमें शिक्षा मिलती है
प्रकृति प्रेम, वन्य जीव रक्षण, जीवो जीवस्य भोजनम मीन्स जीव ही जीव का भोजन है। सो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए और प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए।